नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। बबी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। आप सबका भविष्य विकसित हो और हमारा देश समृद्धशाली हो और कोरोना की महामारी से हम बचें। बाबू जी, स्वास्थ्य जगत में आपके अमूल्य कार्य हैं। अभी देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी ऐसी दिख रही है। नागपुर में भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे भारत में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी आपकी इस लड़ाई के लिए है? तैयारी के पहले मैं आपको कोरोना की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इस जानकारी में भारत की जनता और सरकार दोनों का दायित्व आता है। कोरोना की तीसरी लहर आने के 40 दिन पहले, लगभग 1.5 माह पहले, हम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना की महामारी बढ़ने के पहले विदेशों से जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन किया जाए, जो कि अनेक कंट्री में 14 दिन का होता है। उस पर हम फिर तीसरी बार सक्षम नहीं रहे कंट्रोल करने में, इसलिए महामारी यहाँ आ गई है। और अभी आपको जो फिगर मिल रहे हैं वो शायद 30,000 प्रतिदिन के मिल रहे हैं। बहुत जल्दी 3 लाख प्रतिदिन हो जाएंगे, बहुत जल्दी 10 लाख प्रतिदिन हो जाएंगे। यह समीक्षा भारत सरकार के विश्वस्त लोगों की है, वर्ल्ड की है, क्योंकि आज अमेरिका में 10 लाख पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं। वहीं 2 लाख पेशेंट्स लंदन में आ रहे हैं, यूके में। वहीं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है और अन्य कंट्री में आ रहे हैं। इसमें इजराइल जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता था वहाँ भी आ रहे हैं। रशिया के अंदर भी काफ़ी आ रहे हैं, रासिया है, तंजानिया है। खैर, कोरोना महामारी है, सबको मालूम है। इसमें सावधानी रखना सरकार बार बार घोषणा करती है। उसके बाद में इलाज करना। इलाज के अंदर पिछले बार हमने देखा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के कारण लाखों लोगों की मौत हुई। हमने अनेक बार भारत सरकार से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की गुजारिश की और रेमडेसिविर और ऑक्सीजन में ब्लैक मार्केटिंग हुई 500% की, 1000% की। वो भी बड़ी दुखदायी घटना रही है। पर सबसे पहले ये बीमारी जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कहता घबराने की बात नहीं है, सावधानी की बात है। सावधानी रखें, रूम में क्वारंटाइन अपने घर में हो। जिन भाइयों के यहाँ क्वारंटाइन क्षमता नहीं है उनके लिए अलग सेंटर सामाजिक संस्थाओं में और सरकार ने खोले हैं, वहाँ पे रहे। और रही है कोरोना की बात, यह अभी आपको पोस्टर दिख रहा है। जैसे हम पिक्चर जाते हैं ना तो पोस्टर दिखता है, फिर हमको कहीं ट्रेलर दिखती है और कहीं बाद में फिल्म भी देखने में आती है। तो इसकी फिल्म इसी माह में देखने को मिलेगी और इसका पिकअप फरवरी में आएगा। ये समीक्षा है। तो देखा जाए तो अभी तक के आपके राधा कृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की ओर से कोरोना के विशेष कर में ध्यान दिया गया, साथ ही साथ अलग डिसीज पे भी बहुत ध्यान दिया। रामटेक में जो हॉस्पिटल आपका शुरुआत हुआ, वहाँ पे अभी तक के 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल अपना ऑपरेशन भी हो चुके हैं। तो किस तरह की तैयारी रामटेक के हॉस्पिटल में चल रही है? राधा कृष्ण हॉस्पिटल में मेरे बाजू में डॉक्टर कैदलवार साहब बैठे, राकेश कैदलवार जी, जो हमारे हॉस्पिटल के एडवाइज़र और चीफ ऑफ द मेडिकल है। इन्होंने काफ़ी व्यवस्था की है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से औपचारिकता पूरी करके कल ही हमको लेटर मिल गया है कोरोना पेशेंट्स लेने का। उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसके कुछ सिस्टम्स होते हैं। आज मैं गौरव से कह सकता हूँ कि नागपुर के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर, सबसे ज़्यादा बाईपैप, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का अरेंजमेंट और सबसे ज़्यादा हार्ट के मॉनिटर्स और ऑक्सीजन प्रेशराइज मशीन्स, अन्य मशीनें शायद मध्य भारत में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। और डॉक्टर साहब के निरीक्षण में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, आरएमओ, नर्सेस और वार्ड बॉयज, हेल्पर्स, इनकी भी टेक्नीशियंस ज़रूरत होती है। तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल और रामटेक की जानकारी डॉक्टर कैदलवार जी देंगे। कैदलवार साहब, आप मुझे बताइए कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर
नागपुर रामटेक में किस तरह की नई यानी कि तैयारियां हो रही हैं कोरोना को लेकर और नई नई चीज़ें की जा रही हैं? कि आप सब जानते हैं राधाकृष्ण हॉस्पिटल कोविड की सुविधाओं में और सभी हेल्थ केयर सुविधाओं में अग्रसर रहा है। हमें जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जो एक्सपीरियंसेस और अनुभव आए हैं, उसी तरीके से जो नई वेव आई है उस विषय में हमें कुछ गाइडलाइन सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स, म्यूनसिपल काउंसिल्स, उनके हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने, महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स है उनसे भी कुछ प्राप्त हुआ है। तो उनके सभी के जो अनुभव है, उनकी खुद की स्टडी है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके सभी कंसर्न्स के हिसाब से हमने अपनी तैयारियां की है, जिसमें से प्रमुख तैयारियां ऐसी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशंस बना पाए। आइसोलेशन सुविधा में हमारे पास जो भी रूम्स है उसमें सभी जगह ऑक्सीजन की सुविधा हो। अस्पताल में जो ड्रग्स लगती है इस डिसीज़ के संबंधित, उसकी अवेलेबिलिटी हो। जो इन्वेस्टिगेशंस हमको फास्ट लगती है, उस इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपरली हमारे पास रेक्टिफाइड हो। ऑक्सीजन की सुविधा के लिए हमारे पास पिछली बार कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, पर ईश्वर की दया से और कुछ अच्छे सहभागियों की वजह से हमें ये डोनेशंस भी प्राप्त हुए। वो प्लांट भी हमारा ऑपरेशनलाइज हो गया, जिससे हमको भविष्य में ऑक्सीजन की कोई भी कमतरता नहीं रहेगी। इसकी पूरी की पूरी हमने व्यवस्था कर ली है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो कि लंग्स संबंधित, जैसे पल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, मेडिसिन आईसीयू संबंधित डॉक्टर्स हैं, हार्ट के कुछ मरीज इसमें हार्ट संबंधित डॉक्टर्स हैं। तो पूरी डॉक्टरों की टीम जो है हमारी, पूरी की पूरी टीम्स के हमारे ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स और रेक्टिफिकेशन हो चुके हैं, उनके पूरे हमने प्रोटोकॉल सेट कर लिए। तो इस प्रकार से पूरे हॉस्पिटल में 150 बेड हमारे जो है, उस हिसाब से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। उस 150 में हम लोग जो फेज़ 1 है, उसमें जो हमारे पास 2 बिल्डिंग है, वाई और एल बिल्डिंग, उस दोनों बिल्डिंग को सेपरेट किया हुआ है। और एल बिल्डिंग में जो कि हम लोग कोविड का फर्स्ट फेज स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे बढ़ते रहेगा और नंबर्स बढ़ेंगे तो हम जो वाई बिल्डिंग है, जो हमारी सामने फ्रंट बिल्डिंग है, उसको भी पूरी तरीके से हम लोग कोविड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी पूरी व्यवस्था रखी है। मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि जब कोविड का वेव आती है तो पूरे अस्पताल कोविड में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें नॉन कोविड पेशेंट्स को भी आती है, जिनकी सर्जरीज है पेंडिंग है, गायनी है, जिनकी डिलीवरीज होनी है, सीजर होना है, और ऐसे अस्पताल में ऐसे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। तो हमारा इस बार का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हमने दोनों की व्यवस्था रखी है कि कोविड पेशेंट जो आते हैं उनको भी सुविधाएं मिल पाए और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी सुविधा मिल पाए। क्योंकि आपने रामटेक की भी बात बोली है, तो रामटेक भी हमारा एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। रामटेक का जो हमारा अस्पताल है वो 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें से हम लोग 12 बेड का आईसीयू है। पूरे रामटेक में कोई भी इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है, वो हमारा पहला इंटेंसिव केयर यूनिट है। और हमने पहली डायलिसिस यूनिट भी वहाँ डाली है। तो 2 बेड का डायलिसिस, जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी हमने वहाँ व्यवस्था रखी है कि उनको भी ऐसे कोविड संक्रमण में इतना दूर नहीं आना पड़े, उनको वहीं पे व्यवस्था मिल जाए। तीसरी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशंस लगती है, जैसे आरटीपीसीआर हो, एंटीजन हो, बाकी की जो इन्वेस्टिगेशंस लगती है ब्लड रिलेटेड, वो पूरी की पूरी व्यवस्था हमने वहाँ पे कर ली है। वहाँ पे जो खान पान है उसकी भी काफ़ी व्यवस्था हमने नेचुरल पर्सपेक्टिव से वहाँ पे की हुई है। तो रामटेक में भी हम लोग वहाँ बहुत सारे लोगों को नागपुर नहीं आना पड़े और क्रिटिकल पेशेंट्स को भी हम वहाँ ट्रीट कर पाए, ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था उसमें है। वहाँ इमरजेंसी एम्बुलेंसेस है, कैंप व्हीकल्स है। जो पेशेंट्स को बाकी कुछ सुविधा लगती है, एडवांस सुविधा लगती है, तो उसके लिए हम लोगों ने कनेक्टिविटी रखी है, वो भी निःशुल्क रखी है कि लोग वहाँ से आते हैं तो वहाँ कंसर्न्स में यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके हम लोग उनको उनके गए। तो ये सब सेक्शंस को देखते हुए और बाबूजी की कृपा और बाकी लोगों की प्रेरणा से हमने एक हमारा आनंदम नेचुरोपैथिक सेंटर, जो कि हमारे एक दूसरी ट्रस्ट है यूनाइटेड हेल्थ फाउंडेशन द्वारा, इसको हमने स्टार्ट किया है। और ये ऐसा एक नेचुरोपैथी सेंटर होगा जहाँ पे पेशेंट्स को आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, म्यूजिक थेरेपी, योगा थेरेपी, फिजियोथेरेपी और एलोपैथिक मेडिसिन, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस होता है, ऐसी पूरी की पूरी सुविधाएं मिलेगी। सो एक कोई पेशेंट्स आता है, बाहर से भी आता है, तो उसको या ओल्ड एज रहता है, किसी डिसीज से ग्रसित रहता है, तो उसको सभी प्रकार के डॉक्टर्स वहाँ पे मिलेंगे
और जो ऐसी पैथी जिससे उसका इलाज हो पाए और जिससे उसको रिजल्ट मिल पाए, जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल पाए, इस प्रकार की पूरी एक नई संकल्पना हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं। ये जो हमारा सेंटर है वो अराउंड 5 एकड़ में पूरा फैला होगा, जहाँ पे एक बड़ा पूल थेरेपी, वाटर थेरेपी सेंटर होगा, वहाँ एक म्यूजिक थेरेपी सेंटर होगा, एक योगा थेरेपी सेंटर होगा, जहाँ पे हम अराउंड हमारा 400-500 स्क्वायर फीट का एक एम्पी थिएटर होगा, डोम एम्पी थिएटर होगा, जो नेचुरल बाम्बू से और नेचुरल चीज़ों से बनाया हुआ है। वहाँ पे हम लोग नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो जहाँ वो हमारे पेशेंट्स रहेंगे उनको कोई भी ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल या केमिकल मिश्रित नहीं मिलेगा। उनको जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, जो कि नेचुरल फार्मिंग से जो होते हैं, उनका ही उनको सेवन मिलेगा। हमने वहाँ पे 2-4 गायों और बाकी की भी व्यवस्था की है, तो उनको जो दूध या बाकी की जो खाद्य सामग्री मिलने वाली है वो बहुत नेचुरल और बहुत नॉन अडल्ट्रेटेड मिलने वाली है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सेंटर लोगों के लिए एक शुद्धिकरण सेंटर हो, कि कोई लोग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जहाँ अध्यात्म है, भगवान राम सामने हैं बैठे हुए, उनकी एक आध्यात्मिक एनर्जी वहाँ पे है। ये जो सेंटर है हमारा, वो संत श्री सीताराम जी महाराज, जो कि 200 साल जीवित थे, 200 साल उन्होंने वहाँ सेवा दी है, उनके चरण कमलों से वो जो सेंटर वो पावन है, तो उनकी जो एनर्जी है पॉजिटिव, वो वहाँ प्राप्त है। वो जो खुद सेंटर है, पीछे में हमारा लेक है, सामने में बहुत अच्छा वेजिटेशन है, तो एक नेचुरल अनुभूति वहाँ देता है। हमारे जो नेचुरल प्लेसेस है, जैसे हमारा खिंडसी तालाब है, हमारे वहाँ पे अदर रामधाम है, ऐसे बहुत सारे हमारे पर्यटक स्थान भी है आजू बाजू में, जिससे लोगों को एक पर्यटन का भी अनुभव वहाँ प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लेके इस सेंटर की हमने संकल्पना डाली है कि कोई भी आदमी जो शहरों की स्ट्रेस जीवन से परेशान है, बहुत चीज़ों से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहा है, तो अध्यात्म, आरोग्य और पर्यटन, इस तीनों भी सेक्टर से वो कहीं ना कहीं जुड़ पाए और अच्छे से अच्छी उसको सेहत अपनी बिल्ड कर पाए। इस पूरी धारणा से हमने वो सेंटर्स की संकल्पना रखी है, और हमारा 31 मार्च के पहले ये सेंटर पूरी तरह से वहाँ पे तैयार हो जाएगा, और वो वन ऑफ द काइंड होगा। आप सेंट्रल इंडिया में कहीं जाएंगे तो आपको ऐसा नेचुरल अनुभूति और आरोग्य की अनुभूति कहीं नहीं होगी। मेघलानी मैम, आप मुझे बताइए कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा अलग अलग तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सर्जिकल डिपार्टमेंट में कोरोना के लिए, और साथ ही साथ नेचुरोपैथी में वर्क कर रहे हैं। तो किस तरह का एक टीम वर्क और किस तरह का एक सपोर्ट आपका भी उनको है, क्या करेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल में। हम ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि इन्फेक्शन ना बढ़े, लोग कोविड प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो करें। लेकिन फिर भी अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो जैसा कि सर ने बताया, हम लोगों की तरफ से हमको तैयारी करनी है। तो तैयारी हम इस तरह से हमने चला रखी है कि हम नॉन कोविड और कोविड, ये दोनों सुविधाएं जो है हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। कोविड के लिए हमने एक अलग से सेक्शन तैयार करके रखा हुआ है। हमारे पास में एक काफ़ी मजबूत टीम है, क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, स्टाफ है, और पूरी तैयारी जो कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चाहिए है वो हमने अपनी तैयारी करके रखी हुई है। तो इस तरह से जो है हमने कोविड और नॉन कोविड दोनों ही चालू रखने का इरादा रखा है, ताकि देखिए ये चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ चार्जेस काफ़ी कम है। अगर नॉन कोविड सुविधाएं जो है वो बंद हो जाती है तो सस्ते दरों में जो इलाज नॉन कोविड मरीजों का हो रहा है वो एक तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए हमने अभी फिलहाल इस कंडीशन में तो ये प्लान करके रखा हुआ है कि कोविड और नॉन कोविड दोनों ही सुविधाएं हम एक साथ चालू रखेंगे। और इसके लिए हमारे पास में वैसी फैसिलिटी है भी, हमारे पास में 2 बिल्डिंग्स है, लिफ्ट हमारे गेट्स अलग अलग हैं, लिफ्ट की सुविधाएं अलग अलग है, बिल्डिंग टोटली अलग है। तो जब तक हमारे लिए पॉसिबल होगा हम दोनों सुविधाएं चालू रखेंगे। इसके बाद जैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़े, अगर होता है तो हम पूरी तरह से कन्वर्ट होंगे, और उसके लिए भी हमारी पूरी टीम जो है, सुसज्ज टीम हमारी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।